अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम, इसके लिए पीपल्स पार्टी से राबते हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठक हुई, लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ और आज फिर होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने चूँकि कोई फैसला नहीं किया, कैबिनेट का जो इजलास है वो भी मुलतवी हो गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू रवाना हो गए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियत रहेगी, बाकू में कुछ दिन तक वहाँ क़याम करेंगे और यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। मुजम्मिल साहब, कैसे देख रहे हैं दौरा बाकू? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो चूँकि आज़रबाईजान की फ़तह में पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार था जी, और आज़रबाईजान इसीलिए पाकिस्तान का हमेशा शुक्रिया भी अदा करता है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में दोस्ती भी इसीलिए बहुत ज़्यादा है कि उनके आर्मीनिया से जंग में पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया था। पाकिस्तान की ने बहुत उनकी मदद की थी। तो आज उनका यौम फ़तह है और उन्होंने पाकिस्तान को ख़ुसूसी तौर पर दावत दी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, तो वो गए हैं और ये एक दिन का दौरा है, वो कल वापस आ जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज सुबह 11 बजे कैबिनेट का इजलास था जिसमें 27वीं तरमीम की मंजूरी होनी थी, लेकिन कैबिनेट का वो इजलास मुलतवी हो गया। हाँ जी। और वो मुलतवी इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो कल इजलास किया उसमें 27वीं तरमीम पे उनके यहाँ इत्तफाक राय नहीं मौजूद था। बहुत से वज़राने बहुत से इतराज़ात भी उठाए। पीपल्स पार्टी ने अपना इजलास आज दोबारा रख लिया और अभी उनको अपने अंदर कंसेंसस बिल्ड करने के लिए वक्त चाहिए, तो मेरे ख्याल में कैबिनेट का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि पहले पीपल्स पार्टी का जवाब आ जाए जी, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब पीपल्स पार्टी आज कोई उस पर कंसेंसस बिल्ड करेगी, लेकिन जो अभी पीपल्स पार्टी ने 243 पर तो हामी भर लिया, इसका मतलब 243 पर तो कंसेंसस है जी। आईनी अदालत की फॉर्मेलिटी कैसे फॉर्म की जाएगी इस पर थोड़ा इख्तलाफ है। वो कहते हैं सूबों के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, कितने जज हैं, वो भी मेरा ख्याल है आज कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। और हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र पर भी कोई इख्तलाफ मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 3 बातों पर 27वीं तरमीम में इत्तफाक नजर आ रहा है। आर्टिकल 243 वो 243 है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर है। इसके अलावा जो सूबों के हिस्से के बारे में तजवीज दी गई है उसकी हमायत नहीं की, उस पर इख्तलाफ है। कल एमएल वली खान साहब ने ट्वीट की थी कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा और आज जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मिनट्स आए हैं उसमें भी ये बात सख्ती से की गई है कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा और एनएफसी को भी नहीं छेड़ा जाएगा। अब इस हवाले से जो तरमीम में अब तक के नुकात हैं वो ये है कि कोई 10% शेयर को छेड़ना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट और उसको कहती है कि वो कुछ सूबों की जिम्मेदारी कि वो अपनी टैक्सेशन बढ़ाएं। अभी उनका मुकम्मल तौर पर जो इन्हिसार है वो वफाक पर है, कुछ वो अपने मतलब आप ये देखें ना कि सूबे टैक्स फ्री बजट देते हैं और वफाक टैक्स लगा लगा के पागल हो जाता है। तो सूबाई हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस वक्त, वो सिर्फ वफाक को एटीएम समझते हैं। वो कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि सूबों की खुद मुख्तारी को हमने मुमकिन बनाया है और अगर वफाकी हुकूमत ये तवक्को करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर फौरन हाँ बोल देंगे तो ये नहीं हो सकता, भूल जाए। देखिए, ये बात ठीक है कि सूबाई खुद मुख्तारी और उसमें माली तौर पर भी खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम में सूबों को दी गई, लेकिन खुद मुख्तारी के साथ जिम्मेदारी नहीं दी गई। अच्छा, आप समझे, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी कोई नहीं है, खुद मुख्तारी तो है। एक ऐसा बच्चा है खुद मुख्तार सूबाई हुकूमतें जो कुछ कर नहीं रहा, वफाक से पैसे लेकर बेदरीग खर्चता है, उसको कमाने का कोई फिक्र नहीं है उसको सिर्फ लेना है और खर्च करना है। फेडरल गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि कहीं ना कहीं सूबों पर कोई जिम्मेदारी भी आयद होनी चाहिए गुड गवर्नेंस की, टैक्सेशन की, ताकि उन्हें पता हो कि हमने सूबा चलाना है तो हमने कोई गुड गवर्नेंस भी करनी है, कोई टैक्सेशन भी करनी है। अभी सूबों पे खुद मुख्तारी तो है, जिम्मेदारी नहीं है। तो वो गैर जिम्मेदारी जो सूबों में नजर आती है सूबाई हुकूमतों में, उसके लिए एनएफसी में तरमीम की जो है ठीक है, पीपल्स पार्टी उसके मुखालिफ है, पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं है और ये वजह अभी इसमें जो बात रुके हुई है, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हम आगे जो है अभी अगले 2 दिन में ये इत्तफाक राय मुजम्मिल साहब, ड्राफ्ट में कंफ्यूजन
पहले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी था और पीपल्स पार्टी तब भी बज़द थी कि चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अब भी इसी हवाले से ही खबरें हैं कि मुसवदा क्या है, खदोखाल उसके क्या होंगे, कौन से पॉइंट्स होंगे, हुकूमत को भी नहीं पता। पीपल्स पार्टी पूरे डेलीगेशन के साथ प्रेसिडेंट और जरदारी साहब को मिले थे और मेरे ख्याल में ड्राफ्ट एक्सचेंज हो गया था। अच्छा, उस ड्राफ्ट की रोशनी में ही पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है ना। और ये जो इनपुट आ रहा है कि पहले बिलावल ने ट्वीट किया 243 का, एनएफसी का, ये तो इसका मतलब है उनके पास ड्राफ्ट मौजूद है और वो उस ड्राफ्ट पे अब एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। तो वो जरा कंफ्यूज क्यों है और अलग अलग स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? अच्छा, ये अब एक बात है कि पीपल्स पार्टी गुड कॉप और बैड कॉप दोनों खेलती है। मतलब कुछ चीज़ों पर वो बंद कमरों में मान भी जाए तो वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से उसके खिलाफ ओपिनियन लेती है और फिर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाती है। लोगों की ये राय है कि पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत रुकी हुई है, वहाँ उनके वोट पूरे हैं 27, अदम एतमाद पेश नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं बैक चैनल्स पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी एक जो है ट्रांजिशन है, जो ट्रांजैक्शन है जो होनी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ, जिस पर पीपल्स पार्टी बंद कमरों में बारगेन कर रही होगी इस वक्त। और फिर पंजाब भी एक तनाज़ा है पीपल्स पार्टी के साथ, आप बहुत बड़ा तनाज़ा है, भी एक तनाज़ा है। पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस एक तनाज़ा है, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट भी एक तनाज़ा है। और ये 27th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी के लिए एक मौका है कि वो पीएमएलएन से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें फेडरल गवर्नमेंट से और पीएमएलएन से मनवा सके। अब सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज ब्राज़ील चली गई हैं जी, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब बाकू चले गए हैं, वो तो खैर कल आ जाएंगे। तो मरियम नवाज तो 3-4 दिन के लिए जब तक चली गई हैं, इसका मतलब है मरियम नवाज तो इस किस्म की किसी गुफ्तगू का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। पहले भी उनकी तरफ से स्ट्रेट नो था, अभी भी उन्हीं की तरफ से ब्राज़ील चली गई हैं, इसका मतलब है वो 27वीं तरमीम की किसी गुफ्तगू मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है और वो आराम से चली गई हैं। आपको पता है एक दफ़ा पहले पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज से माफ़ी का भी मुतालबा किया था कि इन्होंने जो बात की है वो गलत बात की, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, भी दी थी, उधर से नो हो गई थी। तो एक 27वीं तरमीम की मंजूरी से पहले पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बार्गेन जरूर करना चाह रही है। एक कांटा है जो मुसलसल नून लीग को चुभता रहता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अभी भी आईनी तरमीम 27वीं हो तो जाएगी, पूरी हो जाएगी, पास हो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की शर्तों में। हाँ, तो कांटा है तो वोट लिए हुए कांटा तो है, चुभता तो है पीपल्स पार्टी का। अब कोalition गवर्नमेंट में आप देखिए ना, कई दफ़ा पीपल्स पार्टी को जवाब भी नहीं दिया जा सकता। अब जैसे कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की जो उनके हैंड आउट्स आए उसका पीएमएलएन ने कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब और सिंध आमने सामने होते हैं अक्सर, लेकिन इस तरह मुसलसल। तो मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि हमें अभी 24 घंटे और इंतजार करना चाहिए, कंसेंसस इवॉल्व हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि बैकग्राउंड पे काफी तैयारी थी, 2 माह से इसकी बातचीत हुई कि नवंबर के पहले हफ्ते ये हो जाएगा पास, लेकिन अब आपके सामने सूरत हाल नहीं, तो चलो दूसरे या तीसरे हफ्ते हो जाएगा, कोई रेस। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम की एक डेडलाइन थी, पूछे क्यों? चीफ जस्टिस की तैनाती थी, उस वक्त नशिस्तों के मामलात थी। अगर 26वीं आईनी तरमीम उस रात पास ना होती तो आप देखते कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाता। लिहाजा उसकी एक डेडलाइन अपनी जगह मौजूद थी और वो इसीलिए रातों को बातचीत हो रही थी, बड़ी जल्दी में थी। मौलाना भी हार्ड बार्गेन कर रहे थे, उन्हें पता था गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है। बड़ा प्रेशर डेवलप था। इस बार कोई डेडलाइन नहीं है, मतलब अगर काम 10 नवंबर तक ना हुआ तो 20 नवंबर तक हो जाएगा, 25 नवंबर तक हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा तूफान नहीं आया हुआ। नवंबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। हाँ, नवंबर में तो मुझे लगता है 2nd या 3rd वीक में हो जाएगा। पास तो एक ही दिन में हो जाएगी, 4 तकरीरें होंगी तो पास हो जाएगी। वोट भी पूरे हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मेरा ख्याल है डायलॉग एक इशू है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इशूज हैं वो एक इशू है। वो रहते हैं लेकिन उन्हें मना लिया जाता है, ये नहीं देखा आपने? उसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है ना, वो मनाती है ना फिर दोनों को बैठ के कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी जरा अपना स्कोर बराबर करने के मूड में है कि इतनी आसानी से भी हम प्लेट में हमारी इंपॉर्टेंस है, हुकूमत आपकी है वो सही, लेकिन हमसे जरा बातचीत करें, हमसे बातचीत के नतीजे में। लेकिन जो
एक अमूमी अंदाजा यही था कि पीपल्स पार्टी तो मानी हुई है, मसला ही कोई नहीं, यही तो बात है। हाँ, लेकिन उनका कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जो प्रेस रिलीज था वो सबके लिए सरप्राइज था, बड़ा सरप्राइज लेकिन उन्होंने आज भी वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास रखा हुआ है। हमारे शो के बाद शायद उसके मिनट्स आ जाएं, तो हो सकता है हम जो बात कर रहे हो तब तक इत्तेफाक राय उसके बाद हो जाए, तो आप कहेंगे जी हमने ये बात की है, लेकिन अमूमी राय है कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी, कुछ हार्ड बार्गेन जरूर करेगी, वो आज के दिन में हो रही होगी, और वो हार्ड बार्गेन के बाद ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जब कल वापस आएंगे तो वो संडे या मंडे को दोबारा कैबिनेट की मीटिंग कॉल कर लेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी मंडे तक मुलतवी किया गया है। MNAs को भी इस्लामाबाद छोड़ने की इजाज़त नहीं है, सेनेटर्स को भी इस्लामाबाद छोड़ने की इजाज़त नहीं है, मंडे के इजलास दोबारा हैं, लिहाजा ऐसा लग रहा है कि आइज आर ऑन, अभी जो 27वीं तरमीम है मंडे तक उस पर तमाम हतमी शक्ल, कंसेंसस और सब कुछ बन जाएगा, जिसके बाद हम कह सकेंगे कि मंडे के बाद ये पार्लियामान में आने के लिए ठीक हो जाएगी, बिल्कुल तैयार है, ठीक हो जाएगी। तो इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात मैं आपको बताऊं मुझे नहीं नजर आ रही। हाँ, एक PTI का तो मुस्तरद करना, PTI जो इसको मुस्तरद कर रही है सरासर, उनका तो आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम में भी कितने आई थी, और उन्हीं के कितने कारकुन वो रहनुमा थे, उन्होंने क्या क्या किया 26वीं आईनी। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI को ना 3 फार्मूले दिए। क्या उन्होंने कहा आप 27वीं तरमीम रोकना चाहते हैं, एक रास्ता है मुज़ाहमत से सड़कों पे आ जाए, रोक लें। इस वक्त PTI सड़कों पर आने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में कि आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दें, सारा मुल्क बंद कर दें, पूरे मुल्क में सड़कें जाम कर दें, एक सड़कों पर तूफान ले आएँ कि हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम वापस लेने पड़ जाए, नेपाल वाली सूरत हाल कर लें, ढाका वाली सूरत हाल कर लें, श्रीलंका वाली कर लें, श्रीलंका वाली कर लें, श्रीलंका वाली कर लें, तो उस पोजीशन में तो PTI नहीं है ना कि सड़कों पर कोई इनकलाब ला के 27वीं आईनी तरमीम जो है वो रोक ले। मौलाना साहब भी वो चैलेंज सामने रखते हैं जो उन्हें पता है। दूसरा उन्होंने कहा रास्ता ये है कि PTI अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी में तब्दीली पैदा करे और पार्लियामान के जरिए इसको रोकने की कोशिश करे और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के रास्ते खोले। उनका मतलब है फिर PTI बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने पे तैयार हो जाए। आप बात समझे ना, PTI पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार हो जो जाए, कि नामुमकिन तो है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि फिर पार्लियामान में सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और फिर पीपल्स पार्टी अक्सरियत क्लेम कर सकती है मुस्लिम लीग नून को छोड़ के। अगर PTI पार्लियामान में भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और सड़कों पर भी कुछ करने को तैयार नहीं, तो वो कहते हैं आप मुझे बताएं इसको कैसे रोकें। ठीक है ना, तो दो ही रास्ते हैं रोकने के, तो दोनों रास्ते मौलाना ने कहा कि इन दोनों रास्तों में से आप बता दें कौन सा रास्ता है। बाकी ईवान में बाइकआउट करना है, फाड़ना है या शोर गुल करना है, इसकी मुखालफत में तकारीर करनी है, वो तो जमहूरियत का हिस्सा है, वो तो मौलाना भी करें, अभी पिछले दिनों बैरिस्टर गौहर साहब ने भी की है, सब कुछ हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मौलाना के और PTI के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उसमें अभी कोई रोड मैप ऐसा नहीं तय हुआ जिसके नतीजे में हम कहें कि ऑपोजिशन का कोई बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है। पहले भी बहुत हुई थी, लेकिन वाकई बहुत बड़ा महाज बन गया है। अभी तो लोग ये भी तवक्को कर रहे हैं कि शायद आखिरी दिन मौलाना फजलुर रहमान भी 27वीं तरमीम के साथ खड़े ना हो जाए, जैसे पहले भी हुआ, बहुत सी मुलाकातें हुई, फिर उसके बाद तो अभी तो देखिए गवर्नमेंट और उनकी बातचीत भी जारी है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट को मौलाना के वोटों की जरूरत नहीं। हाँ जी, पीपल्स पार्टी काफी है इस बार, चूंकि मखसूस नशिस्तें मिल गई हुई हैं, इसलिए उनकी 2/3 कौमी असम्बली में भी पूरी है, सेनेट में भी उनकी कुछ सीटें वो जो जीत गए थे, आपको पता है KP से भी कुछ सीटें जीत गए थे, फिर राना सनाउल्लाह साहब भी आ गए, तो इसलिए अब उनका सेनेट में भी सिर्फ 3 वोटों की शॉर्टेज है। वो भी कह रहे हैं कि ML वली खान और ANP के वोट आ जाएंगे तो वो पूरे हो जाएंगे, और दूसरा मैंगल साहब की पार्टी का जो वो बंदा था उसने रिजाइन किया, उसके बेटे आ गए थे, तो गवर्नमेंट के पास कोई 64 की जगह 65 वोट सेनेट में भी मौजूद हैं। तो PTI के या मौलाना फजलुर रहमान के वोटों की 27वीं तरमीम के लिए ज़रूरत नहीं है। मौलाना के आने से हुकूमत को अखलाकी फतह ज़रूर हासिल होगी, लेकिन अदती तौर पे जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में बड़ी ज़रूरत थी वो अब नहीं है।
वो अब नहीं है कि आप कहें कि जी मौलाना के बगैर तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको मौलाना भी लो प्रोफाइल में नजर आ रहे हैं। अभी मौलाना ने कोई ऐसी गुफ्तगू या ऐसा स्टांस नहीं लिया कि सड़कों पर निकल आएंगे, हैं, सड़कों पर निकल आएंगे अगर हमारी शर्तें पूरी नहीं होंगी। हाँ, अभी कोई वो लो प्रोफाइल में है मुझे लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान, बनिस्बत जिस तरह का उन वो स्टांस ले सकते थे, अभी ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद भी आईनी तरमीम को ही 27वीं आईनी तरमीम को डिस्कस करेंगे हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात आईनी तरमीम के हवाले से ही 27वीं आईनी तरमीम, पीपल्स पार्टी को आखिर इस पर एतराज़ क्यों है? मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि हसन अयूब साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, तहरीक इंसाफ भी इसको मुस्तरद कर चुकी है, पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं और क्या क्या एतराज़ात हैं? इसके खदोखाल पर सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं तो इस तरमीम के खदोखाल क्यों? देखिए, इसमें तो बुनियादी बातें अगर आप देख लें तो 243 के ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं है। रात को उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वाज़े तौर के ऊपर जो है इसको जो है मुतफिका तौर पर मंजूर कर दी है। अब मामला जो है वो एनएफसी के हवाले से अगर आप बात करें तो जो यानी एजुकेशन है और पॉपुलेशन, ये जो दो चैप्टर्स जो हैं ये वापस सूबों से वफाक को पहुंचने हैं। और ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त IMF की जैकेट भी पहनी हुई है और मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो वफाक जो है वो गरीब है और सूबे जो है वो अमीर हैं। और ये सूबे अमीर इस वजह से हैं क्योंकि वो वफाक कर्ज लेकर सूबों में तकसीम कर रहा है। तो ये तो किसी तरीके से भी वर्केबल सोल्यूशन नहीं है, फाइनेंशियली वायबल सोल्यूशन नहीं है। तो NFC की जो प्रोटेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी ने रात को उसको मुस्तरद किया है तो ठीक है। ये जमहूरी जो है वो निज़ाम है और जमहूरियत के अंदर एक जमहूरी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है, लेकिन जब ये सूबों को तालीम और आबादी आएगी तो इसके तनासुब से इनको शेयर जो है वो कट जिगरी तौर पर उसका होगा और इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा नहीं, पार्टी को। नहीं करना पड़ेगा। एक बात समझ नहीं आ रही कि 2-3 माह से 27वीं आईनी तरमीम पर होमवर्क जारी था, बैक चैनल गुफ्तगू जारी थी जी। पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था कि कल उन्होंने यकमुश्त आपकी 90% तरमीम मुस्तरद कर दी, सिर्फ एक 243 मानी, बाकी सारी मुस्तरद कर दी। इसका मतलब है उनको ना एस्टेब्लिशमेंट ने ना नून लीग ने किसी ने एतमाद में नहीं लिया हुआ था, वो ब्लाइंड थे। हैरान कुन बात। मुज़म्मिल साहब, बात ये है कि आप तो खैर मेरे सीनियर भी हैं और मेरे फेवरेट भी हैं और आपसे तो मुझे सीखने को मिलता है। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ऐसी चीज हुई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया था, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, इनको एतमाद में लिया जा चुका था। लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने माफ कीजिएगा अपनी पार्टी को एतमाद में लेना था, जब उन्होंने एतमाद में अपनी पार्टी को लिया तो वहां पर इख्तिलाफ राय सामने आया और यही जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तिलाफ राय। तो बिल्कुल आप इस बात को यानी आप समझ लें कि ये तरामीम मंजूर होनी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मंजूर नहीं होगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के हवाले से अगर बात की जाए तो ये सिर्फ एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगा, यानी हाई कोर्ट्स के पैरेलल जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स नहीं बनाई जा रही। और दूसरा जो जजेस की तादाद है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के अंदर, वो जजेस की तादाद 11 होगी टू बी एग्जैक्ट। और उनकी जो रिटायरमेंट की हद रखी गई है, जो उम्र रखी गई है, वो 68 ईयर्स रखी गई है। तो इसके अंदर पहले जो कहा जा रहा था कि तादाद 9 होगी या 68 टू 70 होगी एज, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कि इसमें उम्र की हद क्या है और जजेस की तादाद क्या है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो, तो 11 में तो बराबर नुमाइंदगी नहीं होगी, फिर 12 होंगे या 8 होंगे। 4 सूबे हैं या 2-2 होंगे तो 8 हो जाएंगे, 3-3 जज होंगे हर सूबे से तो 12 हो जाएंगे। आप 11 कह रहे हैं तो फिर ये तो बराबर नुमाइंदगी सूबों की कैसे होगी जो पीपल्स पार्टी का मुताबिक? हाई कोर्ट्स 5 हैं, हाई कोर्ट्स 4 नहीं है। अब 5 जो हाई कोर्ट्स हैं अगर आप देखें तो 4 सूबे और एक वफाक, तो बराबर नुमाइंदगी कर लेना, तो बराबर नुमाइंदगी हो सकती है।
उसमें ऐसी फिर 10 हुए, 11वां क्या हो, फिर 10 हुए, 5 से 10 होंगे, 2-2 रखेंगे तो आप 11 कैसे बनाएंगे? जी ये 11 ही है जी, इसमें तादाद जो है वो 11 ही होनी है, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर जब बेंचेस बनते हैं तो अगर आप लार्जर बेंचेस देख लें तो वो 3 रुकनी बेंच होता है, 5 रुकनी होता है, 7 रुकनी होता है, 9 रुकनी होता है, 13 रुकनी होता है। कभी बराबर जो है वो उसके चांस को खत्म किया जाता है, और अगर किसी डीबी के अंदर इख्तलाफ हो जाए तो फिर एक रेफरी जज के पास मामला जाता है। तो लिहाजा मैं आपको इतनी बात करूंगा कि जी अदालतों के अंदर तो यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला जो फार्मूला है इसको तो कभी तस्लीम ही नहीं किया जाता। और दूसरी बात ये है कि ये ऑड नंबर नहीं होगा, इसके अंदर या ये 9 हो सकता था, लेकिन ये 9 नहीं है, ये 11 रुकनी है। और यही नहीं, एक बात असन समझ नहीं आई। आज कैबिनेट का इजलास था शेड्यूल्ड, उसमें 27वीं तरमीम पास होनी थी। रात पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग बाहर आए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कॉल ऑफ कर दिया कैबिनेट मीटिंग। अब ये तो ऐसे लगा जैसे सब कुछ तय होकर एकदम उल्ट गया है, क्योंकि अगर हमें अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने कोई यू टर्न लेना है तो हम ना रखते कैबिनेट मीटिंग। मुझे ऐसे लगा कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मिनट्स हैं, आज खैर दूसरा दिन है, लेकिन उसमें कुछ सेटलमेंट हो जाए। चाहे सरप्राइज था फेडरल गवर्नमेंट के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मिनट्स। नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए की जाती हैं। अगर सच पूछें तो ये कोई एक चीज भी सरप्राइज नहीं है, और ये तमाम की तमाम चीजें जो है, जो दोनों सियासी जमातें हैं उनकी आपस में जो इत्तेफाक मौजूद है। तो देखिए एक बात बड़ी ऑब्वियस है, अगर पीपल्स पार्टी इस तरमीम का साथ ना दे तो ये तरमीम तो लाई नहीं जा सकती। उसके लिए तो पीपल्स पार्टी तो नागुज़ीर है, यानी कोई और बाकी तमाम पार्टी शामिल हो जाएं, एक से पीपल्स पार्टी इन तरमीम से बाहर हो जाए, तब भी ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ बिल्कुल यकीन के साथ कि ये तरमीम जो है वो मंजूर भी होंगी। अगर इसमें से एक दो चीजें इस वक्त माइनस करनी पड़ गई तो वो भी माइनस करने के लिए जो मुस्लिम लीग नवाज है वो एग्री होगी, और बाकी जिन चीजों पर इत्तेफाक राय होगा वो हो जाएंगी। लेकिन एनएफसी आप समझ लें, और दूसरा 243 और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये तीनों चीजें जो है वो इंशाल्लाह होने जा रही हैं। और यही देखिए जमहूरी सिस्टम के अंदर जो पार्लियामेंट है वो अपना इख्तियार एक बार फिर इस्तेमाल करेगा। अच्छा, एक और बात आपसे कि सेनेट में 61 वोट हैं और चाहिए 64 हैं, ये 3 कौन से टूट रहे हैं जो 64 बनाएंगे? 3 कौन से? अवामी नेशनल पार्टी जो है उनको वो बीच में यहाँ इसमें वोट करेगी, लेकिन उनका जो बेसिकली उनकी जो भी सेटलमेंट होगी या जो भी डील होगी या जो भी उनका एक अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें जामिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट जो आसिम जरदारी साहब हैं उन्हीं के ऊपर मुकम्मल तौर पर काउंट कर रहे हैं इमल वली खान। और इसमें मोस्ट लाइकली जो आइंदा आने वाले सेनेट के इंतखाबात होंगे उनके हवाले से जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ यकीन दहानियां रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि उनके जो एक या 2 सेनेटर्स जो है वो रिटायर हो जाएंगे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो उनको दोबारा जो है उनकी अपॉइंटमेंट शायद इट इज ऑन कार्ड्स। इसका मतलब है 2027 में जो सेनेट के इलेक्शंस होने हैं उसमें एएनपी 2 सेनेट की नशिस्तें लेगी 27वीं तरमीम में वोट डालने के लिए। जी बज़ाहिर इस वक्त तक इतलात यही है, आगे चीजें जो है किस तरीके से मैच्योर होती हैं, लेकिन 2 नहीं तो 1 तो कम से कम उनको यकीनी तौर पर सेनेटर मिल जाएगा। जो मैंगल साहब का एक सेनेटर 26वीं आईनी तरमीम में टूटा था, वो अब होगा साथ के नहीं? देखिए वो कासिम रोंजो साहब थे, उनके साहबजादे असद कासिम रोंजो जो हैं वो इंडिपेंडेंट सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। कासिम रोंजो साहब ने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह जो उनके बेटे थे असद कासिम रोंजो वो अनअपोज्ड जो है वो बलूचिस्तान से मुंतखब हुए हैं सेनेटर, और इस वक्त वो स्टैंडिंग कमेटी के जो है वो चेयरमैन है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर अफेयर्स एंड सैफ्रॉन। तो वो जो साजिद मीर साहब थे उनकी जो है इंतकाल के बाद ये जो चेयरमैनशिप खाली हुई थी, तो ये चेयरमैनशिप उनकी जगह मुस्लिम लीग नवाज ने अपने कोटे से उनको चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाया है।
तो वो अमली तौर पर देखा जाए तो वो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर शामिल तो नहीं हुए, लेकिन आप उनको मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा ही समझे। वो 61 में तो शामिल नहीं है, फिर वो 62 हो जाएंगे। जी 62 वो हो जाएंगे, और 3 सेनेटर्स एएनपी के आगे तो ये 65 हो जाते हैं, और 64 का मैजिक नंबर रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली अच्छा, अगर इसके अलावा मैं आपको बड़ी खुल के बात कर लेता हूँ, अगर आप समझे कि इफ नीडेड जो 29 सेनेटर्स हैं इस वक्त ओपोजिशन अलायंस के, इफ नीडेड उनमें से भी 2-3 सेनेटर्स जो हैं वो इस तरफ वोट दे सकते हैं। आपको मालूम है कि काफी जो है वो मोहब्बे वतन है, दिलावर खान साहब, डॉक्टर जरका साहिबा, और भी 3-4 नाम है, मैं अब क्या बताऊं। नहीं लेना नामों के बगैर कैसे होगा? नाम बताएंगे तो 2 नाम बता दिए आपने, 2 और बता दें। आज़ाद साहब ये तो फिर 2 नाम काफी है ना, बाकी ये तो लोग पहले इनसे मुतल्लिक जो है वो बातें हो चुकी हुई हैं। डॉक्टर जरका से मुतल्लिक तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको खासा जो है तनकीद का निशाना बना चुकी है, और दिलावर खान साहब तो आपको मालूम है कि हमेशा से वैसे तो अगर तहरीक-ए-इंसाफ में बात कर रहे हैं तो इफ नीडेड तो मिर्जा अफरीदी साहब भी आपको पता है कि वो इस वक्त आजाद ही हैं, वो तहरीक-ए-इंसाफ के तो नहीं है ना जी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि कब पेश हो जाएगी ये तरमीम? देखे ना, पीपल्स पार्टी मानेगी तो पेश होगी ना। आज रात पीपल्स पार्टी मान जाएगी? इसमें पीपल्स पार्टी आधा तो मान चुकी है, तो मजीद भी मान जाएगी। और अगर इसको यानी मंजूरी के हवाले से कोई यानी अर्जेंसी नहीं है, कोई अर्जेंट मैटर नहीं है मुदर्रिस साहब, इसके हवाले से जो टाइमलाइन मेरे सामने मौजूद है कि एक तो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, उससे अगले वीक के जो जुम्मे हफ्ते तक जो है इस आईनी तरमीम में जो मंजूरी इसकी होनी है। तो अभी तो तकरीबन आज से अगर देखा जाए तो 2 हफ्ते तो अभी भी मौजूद हैं जो टाइमलाइन इस वक्त। अच्छा हसन साहब, आप कह रहे हैं 21 नवंबर को पास होगी, लोग कह रहे हैं 14 नवंबर तक पास होगी। देखिए ये 14 नवंबर की जो तारीख है ये पता नहीं कहां से आ रही है, ये यानी 14 के बाद किसी भी टाइम हो सकती है। ये 14 से तो वो वीक स्टार्ट हो रहा है ना, यानी मंडे है 14 को, तो 14 से नहीं, मंडे तो 10 है, मंडे तो 10 है ना जी, मंडे तो 10 है, मंडे को 10 बन रहा है जी। तो मैं 1.5 साल कर रहा हूं, लेकिन 2 हफ्ते आज से आप देख लें, यानी अगले से अगले जुमे को आप ये बात ध्यान में रखें कि ये तरमीम इंशाल्लाह मंजूर हो चुकी होगी। अच्छा हसन एमक्यूएम की वो जो बल्दियाती वाली शर्त है वो एमक्यूएम छोड़ देगी या वो डल जाएगी? देखिए जी वो तो माननी चाहिए, वो तो इतनी अच्छी है, वो कोई पर्सनल स्पेसिफिक थोड़ी है या किसी एक सूबे के लिए थोड़ी है, वो तो पूरे मुल्क के बल्दियाती इदारों के हवाले से उनको स्ट्रेंथन करने के हवाले से बहुत जरूरी है। अगर आप बात करें तो पंजाब के अंदर जो फ्लड्स आए थे, फ्लड्स में बाकी तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा जबरदस्त काम किया, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने भी बड़ा काम किया, लेकिन एक चीज जिसकी कमी महसूस की गई और शिद्दत से कमी महसूस की गई वो बल्दियाती इदारों का ना होना। नहीं, पर पीपल्स पार्टी को उस पर एतराज है ना, शायद पीपल्स पार्टी को उस पर एतराज है। देखिए पीपल्स पार्टी को एतराज हो तो यानी इख्तलाफ को इत्तेफाक में जो तब्दील करना है, यही जो है वो जमहूरी तरीकाकार है। पीपल्स पार्टी को मनाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और देखिए बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन करना तो मेरे ख्याल से ये आखिरी सवाल आपसे, वो कहते हैं 27वीं तरमीम की वजह से आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद रुकी हुई है, पीपल्स पार्टी नाराज है कि आपने हमारी अदम एतमाद रोकी हुई है। पहले अदम एतमाद होगी या पहले 27वीं तरमीम होगी? मोस्ट लाइकली जी इसमें 27वीं आईनी तरमीम पहले है, वो हो जाएगी। और उसके बाद देखिए कोई अर्जेंसी नहीं है, यानी अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी को ज्यादा अर्जेंसी नहीं है। वहां के जो पीपल्स पार्टी के एमएलएज हैं उनमें अभी तक डिसीजन ही नहीं हो सका कि कौन होगा। अभी तो देखिए चौधरी यासीन साहब की बात की जा रही है, तो चौधरी यासीन साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो मुत्तफिका तौर पर जनाब वो पीपल्स पार्टी में डिसाइड हो चुका है कि वो उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के। लेकिन फिर ये बात सामने आई कि चौधरी यासीन साहब का भी ताल्लुक जो है मीरपुर से है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का भी ताल्लुक जो है वो मीरपुर से है। तो वज़ीर आज़म भी आज़ाद कश्मीर मीरपुर से हो, प्रेसिडेंट भी मीरपुर से हो, तो उन्होंने कहा कि बाकी आज़ाद कश्मीर को कहाँ लेकर जाएं। और फिर जो याकूब साहब का जिनका पूंछ से जो है वो ताल्लुक है, वो खासे जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, ही इज अ वेरी एजेड मैन, तो क्या वो इन 8 माह के अंदर कुछ डिलीवर कर सकते हैं? तो अभी तो वहां पर इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि उम्मीदवार कौन होगा। और तहरीक अदम एतमाद के लिए जब आप लेकर आते हैं तो आपने जब वोट आउट करना है तो आप दूसरे अपने रुकन को वोट इन भी कर रहे होते हैं, थोड़ा निजाम उनका मुख्तलिफ है पाकिस्तान के मुकाबले में।
ठीक है। तो इसलिए वहां पर कंसेंसस विद इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है, और कोई ऐसा तो नहीं है नंबर वाइज, नंबर गेम के वाइज। वो जब चाहे पीपल्स पार्टी अपना ला सकती है वज़ीर आज़म, लेकिन उसके लिए जो इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनका अपना उम्मीदवार कौन है वज़ारत उज़्मा के लिए, यही बात अभी तक डिसाइड नहीं हो सकी। और लास्ट टाइम आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने कितना खूबसूरती से वेल लेफ्ट किया कि जनाब मैं वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की अनाउंसमेंट जो है इस्लामाबाद से नहीं बल्कि कश्मीर से होगी। तो वो इसी वजह से उन्होंने कहा था कि उनका अपना उम्मीदवार ही डिसाइड नहीं हुआ। और उसके बाद भी आप देख लें कि वो फैसल राठौर साहब ने कहा कि हमारे इस वक्त तमाम एमएलए जो हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। तो बहुत शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद 27वें आईनी तरमीम को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। साहबजादा हामिद रज़ा चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और फैसलाबाद थाने में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक मुकदमे में उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और मुज़म्मिल साहब, इस मौका पर हामिद रज़ा साहब की गिरफ्तारी का क्या मतलब है? देखें, मुझे ये बात तहरीक इंसाफ की समझ नहीं आई। क्या? देखें, अब 31 जुलाई को हामिद रज़ा साहब को सज़ा हुई है। वो अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ 30 दिन में, 90 दिन में अपील कर सकते थे। इससे पहले सनम जावेद के केस में भी यही हुआ है। वो अब ना गिरफ्तारी दी, ना सरेंडर किया, ना अपील दायर की, चूँकि आप सरेंडर करके अपील दायर कर सकते हैं, लिहाजा आपकी सज़ा जो है वो फाइनल हो गई। अब आपके पास राइट टू अपील ख़त्म हो गया, आप पकड़े गए। अब आप ना इस अपने सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं, आपको सज़ा पूरी काटनी पड़ेगी। अब ये 10 साल की जो सज़ा 31 जुलाई को हुई है, इसके ऊपर साहबजादा हामिद रज़ा साहब के पास राइट ऑफ अपील ख़त्म हो गया, जबकि उन्होंने सरेंडर किया है। ये बैरिस्टर गौहर ने 90 दिन भी हो तो ख़त्म हो गया। वैसे 30 दिन होता है, 90 दिन भी हो तो ख़त्म हो गया। और वो जो ख़त्म होने की वजह से अब उनके पास अगर राइट ऑफ अपील नहीं है तो अब 10 साल की सज़ा फाइनल हो गई। मुझे PTI के अरकान असम्बली के मफरूर और इश्तिहारी होने की वजह समझ नहीं आई। देखिए ना, आप कितना अरसा मफरूर और इश्तिहारी रह सकते हैं? आपने अगले इलेक्शन लड़ने हैं, सियासत करनी है। आप गिरफ्तारी देंगे तो आपके पास सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने का हक़ होगा। आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक सुनी जानी है। वो कहीं चांस बनता है, आपकी सज़ा ख़त्म हो जाती है, आप अपने लिए सारे रास्ते बंद कर लेते हैं मफरूर और इश्तिहारी होकर। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे कि केसेस ही इनके ख़िलाफ़ क्यों? इसी केस में उमर अयूब, शिबली फराज, अरताज गुल के अलावा फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और दीगर भी शख्सियात शामिल थी, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया था। वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी बरी हो गए। लेकिन अब बात यह है कि एक के बाद एक अरताज गुल ने भी गिरफ्तारी नहीं दी, शिबली फराज ने भी नहीं दी, उमर अयूब ने भी नहीं दी। उनका भी राइट ऑफ अपील ख़त्म हो रहा है। आप बात समझें, जब राइट ऑफ अपील ख़त्म हो जाएगा तो सज़ा फाइनल हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी, फिर आप उसके खिलाफ अपील ही नहीं दायर कर सकते, आपको वो सज़ा काटनी है। वो कह रहे हैं अदालतों पर भरोसा ही नहीं है, नहीं, क्या करेंगे? देखें, हो या ना हो, इमरान खान साहब अपीलें दायर कर रहे हैं। आप मेरी बात समझें, ये तो कोई बात और उनकी अपीलों के साथ क्या हो रहा है? मतलब यहाँ तो आप कहेंगे इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मेरी सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर ना करें। उन्होंने ये बात अदालतों के हवाले से फैसले तो उन्होंने अपीलें दायर की हैं, वो अपीलें दायर कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में मौजूद हैं। कोई तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की अदालतों के बाइकआउट का ऐलान तो नहीं किया कि हम इन अदालतों से मैं अपने केस दायर ही नहीं करेंगे, जमानतें दायर नहीं करेंगे, हम अपीलें दायर नहीं करेंगे। आप कबल गिरफ्तारी ज़मानत भी कराते हैं, बाद गिरफ्तारी ज़मानत भी कराते हैं, अपील भी दायर करते हैं, तो फिर मफरूर और इश्तिहारी होने का क्या फ़ायदा है? नुकसान है। देखिए ना साहब, मुझे लगा साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने सियासी खुदकुशी कर ली, जुनैद साहिद साहब ने सियासी खुदकुशी कर ली, इससे पहले सनम जावेद ने सियासी खुदकुशी कर ली, क्योंकि आप बिल्कुल कानूनी रास्ते अपने लिए बंद नहीं कर सकते। अब जिन लोगों को और सजाएं हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत तो इंतज़ार कर रही थी कि अपील का वक्त ख़त्म हो जाए फिर पकड़ लेंगे। शूट करता था हुकूमत को। आप देखें ना, अपील ख़त्म हुई तो उन्होंने सनम जावेद को पेशावर से भी पकड़ लिया जब अपील का हक़ ख़त्म हो गया।
अब उन्होंने साहबजादा हामिद रजा को भी पकड़ लिया, जुनैद साहिबी ने भी गिरफ्तारी दे दी। आप एक हद से ज़्यादा मतलब ठीक है, कुछ लोग मफरूर और इश्तिहारी काट रहे हैं ज़िंदगी में, आप मियाँ असलम इकबाल, मुराद सईद की कह सकते हैं, लेकिन वो सज़ा याफ्ता नहीं है। जिनको सज़ाएँ हो गई हैं उनके लिए राइट ऑफ अपील ज़रूरी है। जिनको सज़ाएँ नहीं हुई हैं वो एब्सकॉन्डर हो जाएं तो वो और बात है, जिनको सज़ाएँ हुई हैं उन्हें एब्सकॉन्डर नहीं होना। कानून में क्या रास्ता है अब इनके लिए? मुझे लगता है अब 10 साल कैद काटनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं, फाइनल हो गई। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है अब ये अपील कर ही नहीं सकेंगे, फाइनल हो गई सज़ा। क्योंकि अगर आप मुकर्ररा मुद्दत में अपील ना करें तो फिर आपका अपील का हक ख़त्म हो जाता है। लिमिटेशन का लॉ है वो आप पे लग जाता है। एक लिमिटेशन का लॉ है कि हर काम आपने इतने दिन में करना है, और एक के बाद एक सब सज़ा के खिलाफ अपील इतने दिन में होगी, अपील के ऊपर अपील इतने दिन में होगी। मतलब हर चीज़ का एक लिमिटेशन का लॉ मौजूद है, और उस लॉ के बाद एक दिन की ताख़ीर भी अदालतें माफ़ नहीं करती हैं। तो एक के बाद एक रहनुमा तहरीक इंसाफ के इस कटहरे में आते जाएंगे। हाँ, जिनको सज़ाएँ हुई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते जाएंगे और उनको सज़ाएँ काटनी पड़ जाएंगी, और फिर कन्विक्टेड भी हो जाएंगे, फिर नाअहल भी हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये मफरूर और इश्तिहारी होने वाली जो स्ट्रेटजी थी वो कोई इतनी कामयाब पॉलिटिकल या सियासी या कानूनी हिकमत अमली नज़र नहीं आई। इसका नुकसान हुआ है पीटीआई को। मुझे उनके लीगल जो डिपार्टमेंट था, जो कानूनी मशीरान थे, उन्होंने उनको सही गाइड नहीं किया कि इसका कोई फ़ायदा। तहरीक इंसाफ साथ मुसलसल इसका भी जिक्र कर रही है कि जो केसेस हैं ये हैं ही बेबुनियाद। सर, केस सच्चा है या झूठा है, आपने लड़ना तो अदालत में ही है कि अदालत से बाहर लड़ना है। तो अदालत से फरार का तो कोई रास्ता मौजूद नहीं है ना, केस तो अदालत में ही लड़ना है। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब के भी और जो सूबाई सदर है जुनैद अकबर साहब, उनकी गिरफ्तारी के भी वारंट जारी किए थे 26 नवंबर घेराव। जब गंडापुर वजीर आला होते थे उनके भी वारंट जारी होते रहते थे, और वो फिर पेश हो जाते थे। वो कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अभी सुहेल अफरीदी साहब की ठीक है, कुछ गुफ्तगू पर बहुत एतराज किया जा रहा है, वो अदालतों के चक्कर काटते हैं, उनका सुनवाई नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, मस्जिद के हवाले से की, उस पर काफी एतराज किया जा रहा है। और वो अब एक वजीर आला हैं, उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। तो जो उनके साथ ये हुआ, जो वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, अगर ये सच है तो वो क्या ठीक है? क्या हुआ मस्जिद के हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है ये ठीक बात नहीं है। आपको कहना इस तरह बतौर वज़ीर आला आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन दर्जा हरारत नहीं, वो जो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल बात कर रहे हैं ना कि दर्जा हरारत नीचे लेके आए, सुहेल अफरीदी को भी अपना दर्जा हरारत नीचे लाना पड़ेगा। उन्होंने एक हुकूमत चलानी है, या तो उन्होंने बिल्कुल जाके इस बस जो है वो दीवार से मारनी है अपनी, तो वो पता लग गया, और अगर उन्होंने हुकूमत चलानी है तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अदरवाइज उनके अपॉइंटमेंट पर भी बहुत से सवालात खड़े होंगे। चलें, वो तो मुंतखब हैं, अपॉइंटमेंट थोड़ी है, इनका इंतखाब हुआ है, वो जीते हैं, वज़ीर आला का इंतखाब जीत कर आए हैं, वो कोई ऐसे तो नहीं आए। लेकिन बहरहाल इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पर इस हवाले से जो खबरें फैलाई जा रही थी कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में जा रहा है, जंग हो जाएगी, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, ये सब के सब बेबुनियाद झूठी खबरें। दफ्तर खारजा ने इसको क्लेम किया है और अफगान तालिबान से मुज़ाकरात जारी हैं, इस पर जी हाँ, टर्की में मुज़ाकरात जारी हैं, और तुर्की और कतर जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ये तीसरा राउंड है। ये भी दुरुस्त है कि कल स्पिन बोल्दक के बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी हुई है, फायरिंग हुई है, जिसको दोनों हुकूमतों ने तस्दीक भी की है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत ने। लेकिन अभी मुज़ाकरात में कोई ऐसा तातुल नहीं है कि हम कह सकें कि जी ब्रेक थ्रू, कोई डेडलॉक आ गया है या नाकाम हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। उम्मीद पॉजिटिव की रखनी चाहिए कि कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। दोनों बिरादर इस्लामी मुमालिक हैं, दोनों बिरादर इस्लामी मुमालिक हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा से मेहमान नवाजी की है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की भी जो मैशत है, वो बात भी अपनी जगह ठीक है। कतर और तुर्की भी मौजूद हैं, फिर दहशतगर्द ग्रुपों का अफगानिस्तान में मौजूद होना भी अपनी जगह मौजूद है, और अफगान तालिबान का उनको प्रोटेक्शन देना भी अपनी जगह मौजूद है। इंडिया से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, अभी भी इंडियंस का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ असर और रसूख भी अपनी जगह
मौजूद बड़ा है, क्वेश्चन मार्क है, उस पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये सब कुछ अपनी जगह मौजूद है और इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये अब देखना है कि ये जो तीसरा दौर है इसको अफ़गान जो डेलीगेशन है वो कितनी तैयारी से आया है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि पिछली दफ़ा ये बात सामने आई थी कि अफ़गान डेलीगेशन की तैयारी नहीं थी, वो बार बार काबुल फ़ोन करके हदायत लेते थे। तो फिर इसीलिए एक हफ़्ते के लिए मुज़ाकरात मुलतवी किए गए कि वो एक दफ़ा काबुल से मुकम्मल हदायत लेकर आ जाएं ताकि फिर मुआहदा किया जा सके। अब कल इब्तदाई खबरें ये हैं कि टर्किश और मिस्र कतर वालों ने पाकिस्तानी डेलीगेशन से अलग मुलाकात की है और अफगान डेलीगेशन से अलहदा मुलाकात की है। और आज कोई है वो जो डायरेक्ट मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है, आमने सामने बैठने की, और फिर आमने सामने बैठकर देखते हैं क्या बनता है। दोनों के जो अलहदा मुज़ाकरात हुए हैं उसमें जो नोट्स एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन अभी हम ना ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ना ये कह सकते कि नाकाम हो गए हैं। ये बहुत क्रूशल है। अगर नाकाम हुए तो खित्ता बहुत अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ेगी। कामयाब हो गए तो यकीनन जो है वो अमन आएगा और स्टेबिलिटी आएगी दोनों ममालिक में। लेकिन मुज़म्मिल साहब, इन मुज़ाकरात में बदनीयती अफगानिस्तान की साफ जाहिर है। जी हाँ, ट्रेड बंद है दोनों तरफ से। आप देखें बॉर्डर बंद हैं, आज भी बॉर्डर बंद हैं, और जो बॉर्डर बंद होने की वजह से दोनों तरफ की ट्रेड बंद है, ट्रांजिट ट्रेड बंद है। तो इसलिए ये सब कुछ जो है ये अफगानिस्तान को भी उसका नुकसान हो रहा है, यकीनन पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन ट्रेड तब तक ही होगी जब तक दोनों मुल्कों के दरमियान अमन होगा, और दोनों मुल्कों के दरमियान अमन होगा तो ट्रेड होगी। ट्रेड बगैर अमन के मुझे लगता है पाकिस्तान को सूट नहीं करती। इसीलिए आज भी ये खबरें थीं कि तुरखम का बॉर्डर भी बंद है और गैर कानूनी जो अफगानी है उनको वापस मुल्क भेजने के लिए उसको खोला जाता है। 2500 बंदे हम भेज रहे थे, लेकिन आज तो बॉर्डर बंद है, आज तो शायद नहीं भेजे। लेकिन हम रोजाना के 2500 का फिगर आ रहा है कि रोजाना 2500 लोग जो हैं वो वापस भेजे जा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।